जैसे उसमें जो नाम आया है एनआईए कोर्ट ने जो दिया है चंदन हत्याकांड में, चंदन की हत्या 2018 में हुई थी 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस जिस दिन वो तिरंगा यात्रा निकली। 28 लोगों को आजीवन कारावास हुआ, लेकिन मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। चंदन गुप्ता की हत्या इसलिए हुई थी कि उसने तिरंगा यात्रा लिया, और कोई कसूर नहीं था, उसने तिरंगा यात्रा लेके निकला था। कायदे से इन 28 लोगों को फांसी होना चाहिए था। फांसी हो गई होती इन 28 को तो आगे से कोई तिरंगा यात्रा पे दोबारा पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं पड़ती। इतना सब कुछ हो गया, एक बेटी खत्म हो गई, और एक बेटी खत्म हुई इसका मतलब एक पूरी जनरेशन खत्म हो गई। वो बेटी से शादी होती, उसके 2 बच्चे होते, उसके 2 बच्चे होते, एक पूरी चेन खत्म हो गई ना, एक परिवार खत्म हो गया। जिन 28 लोगों ने चंदन गुप्ता की हत्या किया, जिस स्थान पे हत्या किया है, उनको पकड़ के लाइए वहीं पे जहां चंदन गुप्ता को मारा, वहीं उनको फांसी पे टांग दीजिए, और पब्लिकली पूरे गांव मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके बता के कि भाई चंदन गुप्ता किसने 26 जनवरी को मारा था, अगले संडे को इसकी फांसी होगी, सब लोग आ जाओ देखो इसको। और आप देख लीजिए पूरा दिल्ली, यमुना जी को आप पूरा उत्तर से दक्षिण तक देख लीजिए, यमुना जी किनारे सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या बस चुके हैं। ओखला में बस गए, महिपालपुर एयरपोर्ट के पास रंगपुरी पहाड़ी देख लीजिए, पूरा घुसपैठी बस गए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि फ्री बीच को लेकर कि आपके पास पैसा जजों को देने के लिए नहीं है, पेंशन देने के लिए नहीं है, लेकिन जो फ्री स्कीम है उनके लिए आपके पास पैसा है, ये मोदी सरकार को भी एक संदेश था। और अभी दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से फ्री बीज जो है उन्होंने बोया और उसके सहारे जीत हासिल की, अब कोर्ट का ये फैसला। मेरी पीआईएल चल रही है इस पे भी फ्री बीज को रोकने में मेरी पीआईएल चल रही है। जब मैंने पीआईएल फाइल किया था तब भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी मेरी पीआईएल चली रही है और इस समय भारत के ऊपर 225 लाख करोड़ का कर्जा है। प्रत्येक भारतीय 1.5 लाख के कर्जे में है। आपके ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा, मेरे ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा, मेरे बच्चों के ऊपर भी 1.5 लाख का कर्जा। छोटा बच्चा भी जो पैदा हो रहा है ना, वो 1 दिन का पैदा हो रहा है तो 1.5 लाख के कर्जे में पैदा हो रहा है। इसका जब तक हम कानून नहीं बनाएंगे, मुफ्तखोरी नियंत्रण कानून, ये मुफ्तखोरी का काम तब तक नहीं रुकेगा। हमने भी कहा है, बड़ी सीधी सी बात है, दिल्ली जैसा राज्य 1 लाख करोड़ के कर्जे में है, 2 करोड़ जनसंख्या है और 1 लाख करोड़ का कर्जा है, और बढ़ रहा है, लगातार कर्जा बढ़ रहा है। ठीक है, बाकी राज्यों को यूपी, बिहार, बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़, तो ये तो कोई 5 लाख करोड़ के कर्जे में, कोई 6 लाख करोड़ के कर्जे में, कोई 7 लाख करोड़ के कर्जे में, अलग बात है। इसको रोकना जरूरी है। हमारा ये कहना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, रोटी कपड़ा मकान तो मुफ्त में देना समझ में आता है, लेकिन कोई स्मार्टफोन का वादा कर रहा है, कोई लैपटॉप का वादा कर रहा है, कोई टैब देने का वादा कर रहा है, कोई साइकिल देने का, कोई स्कूटी देने का, कोई कैश देने का, मतलब एक के बाद के एक बार कोई कंपटीशन चल रहा है। एक कह रहा है मैं 1,000 रुपए खटाखट दूंगा, दूसरा कह रहा मैं 2,000 रुपए फटाफट दूंगा, और तीसरा कह रहा मैं 2,500 रुपए सटासट दूंगा। तो ये खटाखट फटाफट सटासट का जो खेल चल रहा है ना, ये ठीक नहीं है। बर्बाद हो जाएगा भारत। दुनिया के कई देश बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसके लिए एक मुफ्तखोरी नियंत्रण कानून बनाना जरूरी है, ऑडिट होना जरूरी है, एक यूनिफॉर्म मैनिफेस्टो कोड, हमारा एक पीएल यूनिफॉर्म मैनिफेस्टो कोड पे भी चल रही है। क्या हो रहा है कि हमने कोई मैनिफेस्टो का स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं बनाया, तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो बनाती है। हमारा ये कहना है कि यूनिफॉर्म मैनिफेस्टो कोड हो, उस मैनिफेस्टो में ऊपर सबसे पहले लिखा जाए कि अगर राज्य का चुनाव हो रहा है तो उस राज्य पे कुल कितना कर्जा है। फिर उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी वादा कर रही है ये भी बताए कि जो वो वादा कर रही है उस वादे से कितना और इफेक्ट आएगा, और फिर ये बताए कि ऊपर का पहले का 1 लाख करोड़ का कर्जा और फिर उसके मुफ्तखोरी के वादे से 25,000 का करोड़ का कर्जा, तो ये 1.25 लाख करोड़ आएगा कहां से, ये भी वो पॉलिटिकल पार्टी बताए। और जो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाए और 5 साल में वो कर्जे को कम न कर पाए, उसके चुनाव लड़ने पे बैन होना चाहिए। ये व्यवस्था होगी तब ये रुकेगी, अदरवाइज ऐसे नहीं रुकेगी। केवल बातें करने से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा कर नहीं रुकने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। भयबिन होए न प्रीत सठे साठम समाचार है। जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए, मतलब पहले तो क्या था, जाति का जहर घोल रहे थे, भाषा का जहर घोल रहे थे, क्षेत्र का जहर घोल रहे थे, अगड़े पिछड़े का जहर घोल रहे थे, जाट बनाम ये, वो बनाम ये, जाट बनाम गुजर, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय, ये सब खेल कर ही रहे थे। ये नया ट्रेंड आ गया है पिछले 15 साल के 20 साल में
कि अब उसमें भी कंपटीशन हो रहा है कि तू 1,000 देगा तो मैं 1,500 दूंगा, फिर वो कह रहा मैं 2,000 दूंगा, फिर 2,500 दूंगा, और कर्जा बढ़ रहा है। मेरा मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां वादा कर रही हैं, अगर 5 साल में उस कर्जे को भरपाई नहीं कर पा रही हैं, उनके चुनाव लड़ने पे बैन होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब प्रॉपरली इस पे कानून बने। कानून की जरूरत है, नहीं तो हमारी हालत लंका जैसी हो जाएगी, जैसे लंका कोलैप्स हुआ, वेनेजुएला कोलैप्स हो चुका है। दुनिया के कई देशों की भाई 150 लाख करोड़ का कर्जा कम थोड़ी होता है, इतना कर्जा हो चुका है। वो कहते हैं कर्ज लेके घी खाना, कर्ज लेके हलवा पूड़ी खाना। हमारे पूर्वज कहते थे भैया सूखी रोटी खाओ लेकिन कर्ज नहीं लेना। कर्ज नहीं लेना आज की डेट में 150 लाख करोड़ का कर्जा है, इसके बाद भी हम एक के बाद एक वादे किए जा रहे हैं। ये रुकना चाहिए। आरोपियों को बचाने के लिए विदेशी फंडिंग की जाती है, ऐसा कहना है चंदन हत्याकांड में। एनआईए कोर्ट ने इस पर चिंता भी जताई है, क्योंकि एक बहुत ये गंभीर आरोप भी है, और हम लगातार देख भी रहे हैं कि कोई आंदोलन जो सरकार के खिलाफ होता है उसमें भी ये बात निकलकर सामने आती है कि विदेशी फंडिंग हो रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब तक कानून नहीं बदलेगा, व्यवस्था नहीं बदलेगी। 2010 में जो एफसीआरए कानून बनाया गया था, उस एफसीआरए का लक्ष्य ही भारत में माओवादियों को फंडिंग कराना, नक्सलियों को फंडिंग कराना, अलगाववादियों को फंडिंग कराना, कट्टरपंथियों को फंडिंग कराना, चरमपंथियों को फंडिंग कराना। इसका मूल उद्देश्य ये था। जब तक वो 2010 वाला एफसीआरए खत्म नहीं होगा, हालांकि सरकार ने उसमें अमेंडमेंट किया है, लेकिन अमेंडमेंट करने से बात नहीं बन रही। अभी भी फंडिंग आ रही है, जबरदस्त फंडिंग आ रही है। और विदेशों से जो फंडिंग आ रही है, जैसे नहीं सोरोस की बात होती है, डीप स्टेट की बात होती है, वो सोरोस डीप स्टेट है क्या? सोरोस हो या डीप स्टेट हो, वो भारत के लोगों को फंडिंग करते हैं, और फंडिंग करके अलग अलग तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। कहीं आंदोलन करवाएंगे, कहीं दंगा करवाएंगे, कहीं हिंदू मुस्लिम करवा देंगे, कहीं एक संविधान की कॉपी जलवा देंगे, फिर दंगा शुरू करा देंगे। मतलब वो सबको फंडिंग करते हैं। इधर वाले को भी फंडिंग करते हैं, उधर वालों को फंडिंग करते हैं। इधर वाले कहते हैं तुम इनके ऊपर पत्थर फेंको, इधर वाले फंडिंग करते हैं तुम उधर पत्थर फेंको। ये उनका काम है। और सिर्फ भारत में ये बड़े पैमाने पे, हाँ, बड़े पैमाने पे चल रहा है। भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए चल रहा है। तो पहली बात, जैसे उसमें जो नाम आया है, एनआईए कोर्ट ने जो दिया है चंदन हत्याकांड में, चंदन की हत्या 2018 में हुई थी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन, गणतंत्र दिवस, जिस दिन वो तिरंगा यात्रा निकल रही है। 28 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। लेकिन मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। चंदन गुप्ता की हत्या इसलिए हुई थी कि उसने तिरंगा यात्रा लिया, और कोई कसूर नहीं था। उसने किसी की जमीन नहीं छीनी थी, उसने किसी की बहन बेटी को छेड़ा नहीं था, वो तिरंगा यात्रा लेके निकला था। कायदे से इन 28 लोगों को फांसी होना चाहिए था। फांसी हो गई होती इन 28 को, तो आगे से कोई तिरंगा यात्रा पे दोबारा पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं पड़ता, किसी तिरंगा लेके चलने वाले को गोली मारने की हिम्मत नहीं करता। दूसरा, इन 28 लोगों को जिनको आजीवन कारावास हो, किसी के 100% संपत्ति जब्त नहीं हुई, किसी की नागरिकता खत्म नहीं हुई है, किसी को फांसी नहीं हुई है। तो पहली बात तो मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। मेरा मानना है ये फैसला पर्याप्त नहीं है। हालांकि जज साहब ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जो कानून है उतना ही कर पाएंगे, कानून के बाहर थोड़ी जा पाएंगे। दूसरा, उसमें 7 एनजीओ के नाम आए, उसमें एक एनजीओ जमीयत उलमा हिंद का नाम आया, और जमीयत उलमा हिंद के बारे में कोर्ट ने यह कहा है कि पिछले 5 साल में इन्होंने 400 से ज्यादा ऐसे लोगों की मदद किया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि हालत यह हो गई है कुछ एनजीओज की कि अभियुक्त पकड़ा बाद में जाता है, उसके पहले ये वकालतनामा लेके तैयार रहते हैं। ये पहले कोर्ट में खड़े रहते हैं जमानत कराने के लिए। क्यों? क्योंकि फंडिंग आ रही है। अलगाववादियों की मदद करना अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। ये जो भारत में एनजीओ चल रहे हैं, उन एनजीओ की अगर फंडिंग बंद कर दिया जाए तो 25% अलगाववाद, कट्टरवाद, नक्सलवाद, माओवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ ऐसे बंद हो जाएगी अगर एफसीआरए कानून को हम खत्म कर दें। दूसरा, इनकी जो फंडिंग होती है हवाला के जरिए होती है, इसलिए हो रही है हवाला खिलाफ, हवाला के खिलाफ हमारे पास कोई कठोर कानून नहीं है। तीसरा, जब भी कोई पकड़ा जाता है तो हम उसको तो सजा देते हैं, उसके मददगारों को सजा नहीं देते। जैसे ही जो 28 लोग पकड़े गए, अगर इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ होता, जिन्होंने चंदन गुप्ता की हत्या किया था, और उनसे पूछते कि तुम्हें किसने किसने भड़काया था, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 2-4 नेताओं का नाम जरूर आता, 2-4 मौलवियों का नाम आता, फिर ये कनेक्शन पूरा दूर तक निकलता। हम भारत में क्या करते हैं, घुसपैठियों को पकड़ते हैं और घुसपैठियों को पकड़ के उसको जेल में डाल देते हैं। कभी घुसपैठियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके ये नहीं पूछते कि तुम्हारा आधार किसने बनाया, तुम्हारा राशन कार्ड किसने बनाया, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनाया, तुम्हारा वोटर आईडी किसने बनाया, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट किसने बनाया, ये नहीं पूछते तुम्हारा बैंक में खाता किसने खुलवाया। जब तक हम मददगारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे,
तब तक ये चलता रहेगा। वो चंदन गुप्ता को 28 लोगों ने मारा, वो जेल चले गए, लेकिन जो इस पूरे साजिश में शामिल थे, जिन्होंने उकसाया होगा, भड़काया होगा, उनको तो कुछ नहीं हुआ। यही कारण बाकी चीजों में और जड़ वही होते हैं, जड़ वही होते जड़ वही हैं, होते जड़ वही हैं। ये होते तो हैं। सिर्फ मोहरा होते हैं जो हाँ। पिस जाते हैं, ये कह सकते हैं कि ये इनका दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, फिर इनको किसी की हत्या करने के लिए इतना मजबूर कर दिया जाता है कि ये गुस्से में इतने उतारू हो जाते हैं, किसी को मार देते हैं, और फिर जो ये मददगार हैं ये पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं और ये और लोगों को फिर भड़काते हैं। देखिए, जैसे जो काम, जितने अपराध भारत में, इतना अपराध दुबई में नहीं होता, सिंगापुर में नहीं होता, जापान में नहीं होता। उसका कारण है, भारत में जैसे 2018 में इसकी हत्या हुई चंदन गुप्ता की, सजा कब हो रही? 2025 में, 7 साल के बाद, राइट। अभी मामला हाई कोर्ट जाएगा तो 10 साल हाई कोर्ट में भी चलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा, फिर वहां भी चलेगा। क्या पता 28 में से कुछ को हाई कोर्ट छोड़ दे और फिर सुप्रीम कोर्ट आए तो उसमें से जो बचे रहे उसमें से कुछ को सुप्रीम कोर्ट भी छोड़ दे, ये भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते हम आगे। अगर ये चंदन गुप्ता के हत्यारे जब पकड़े गए, इमीडिएटली इनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करते, इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करते और सब पूछ लेते, तुम किसके कहने पे आए थे, क्या करने आए थे, क्यों आए थे, तुम्हें किसने पैसा दिया था, किसने फंडिंग किया था, और उन सब को, और ये टेस्ट एक एक दिन में हो जाता है। तो 2018 में इनको सजा मिल गई होती। आज की डेट में चंदन गुप्ता की जब सजा हो रही है तो लोग पूछ रहे, कौन चंदन गुप्ता, क्या हुआ था, भूल गए लोग। इतने इतने अपराध रोज होंगे, भूल जा रहे हैं लोग। अगर 2018 में जनवरी में मारा, तुरंत इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता और इनको फरवरी मार्च में सजा हो जाती तो खौफ अलग होता। अगर इनको फरवरी में सजा हो जाती, शायद उसके बाद जितनी पत्थरबाजी हुई, शायद वो पत्थरबाजी नहीं होती है। जब तक, और दूसरा, जिसने अपराध जहां किया है, जब तक आप उसको वहीं सजा नहीं दोगे तब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा। जिन 28 लोगों ने चंदन गुप्ता की हत्या किया, जिस स्थान पे हत्या किया है, उनको पकड़ के लाइए वहीं पे जहां चंदन गुप्ता को मारा, वहीं उनको फांसी पे टांग दीजिए और पब्लिकली पूरे गांव मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके बता के कि भाई चंदन गुप्ता किसने 26 जनवरी को मारा था, अगले संडे को इसकी फांसी होगी, सब लोग आ जाओ देखो इसको। तब खौफ पैदा होगा। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। हम मानवाधिकार की दुहाई दे के ऐसे हत्यारों को बचा रहे। अरे मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। और जो लोग तिरंगा यात्रा निकालने का हत्या कर रहे हो, मानव नहीं, वो दानव है। आतंकवादी मानव नहीं है, दानव है। अलगाववादी, कट्टरपंथी, जिहादी, माओवादी, नक्सली, ये मानव नहीं है, दानव है। और दानव का कोई मानवाधिकार नहीं होता। दानव को तो सार्वजनिक सजा मिलनी चाहिए। धर्मांतरण को लेकर लगातार सरकार जो है वो एक्शन ले रही है, लेकिन गाजियाबाद से जो खबर आई उसने सभी को दुख में डाल दिया। वहाँ एक लड़की जो अपने कमरे में अकेले नमाज पढ़ती है और उसका निकाह भी हो जाता है, उससे प्रॉपर्टी भी ले ली जाती है। उसके पिता आज अस्पताल में हैं और वो खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर लेती है। धर्मांतरण आज एक ऐसा कीड़ा हो गया है जो हिंदू धर्म में जो बेटियां हैं उनको निगलता जा रहा है, और सबसे बुरी बात यह है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। ये हमारी सरकारों का फेलियर है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। धर्मांतरण रोकने के लिए सिख पंथ बना था, धर्मांतरण रोकने के लिए खालसा पंथ बना था, धर्मांतरण रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटा दिया था। शीशगंज गुरुद्वारा इसलिए बना हुआ है दिल्ली में। धर्मांतरण रोकने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया। चारों बच्चे मारे गए, चारों साहिबजादे मारे गए, वो खुद भी मारे गए, माता गुजरी भी मारी गई। धर्मांतरण रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा बलिदान कर दिया अपना परिवार। संभाजी महाराज को 40 दिन तड़पा तड़पा के मारा था। और हमारी सरकारें धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना पा रही। और कठोर कानून छोड़ो, जो एग्जिस्टिंग कानून है उनको भी नहीं यूज कर रही है। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, और उसके लिए हमारे पास एक कानून है एनएसए, लेकिन ये एनएसए यूज नहीं हो रहा है। धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा, और जो एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है यूएपीए, लेकिन धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों पे वो नहीं यूज हो रहा है। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए धर्मांतरण कराया जा रहा है, लेकिन फिर भी वेजिंग वॉर की धारा नहीं लग रही है। धर्मांतरण से बड़ा कोई देशद्रोह नहीं है, फिर भी देशद्रोह की धारा नहीं लग रही। धर्मांतरण अपने आप में ऑर्गेनाइज क्राइम है, बड़ा संगठित होकर किया जाता है, एक व्यक्ति नहीं करता, कई लोग रहते हैं पूरे इसमें, फिर भी गैंगस्टर नहीं लगाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि 80% धर्मांतरण 1 महीने के अंदर रुक जाएगा। केवल धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों पे 5 धारा लगाई जाए, एनएसए लगाया जाए, यूएपीए लगाया जाए, वेजिंग वॉर लगाई जाए, देशद्रोह लगाया जाए, गैंगस्टर लगाया जाए।
धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त किया जाए, नागरिकता खत्म किया जाए, आजीवन कारावास फांसी दिया जाए। 1 महीने के अंदर रुक जाएगा। भगवान, हम राम की पूजा करते हैं लेकिन राम नीति को लागू नहीं करते। भगवान राम ने क्या कहा था? भय भी न होए न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण नीति को लागू नहीं करते। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? सठे साठ्यम समाचरित। हमने वो नहीं किया। आप जरा सोचिए, आप जिसकी बात कर रही हैं बेटी की, वो गर्ग साहब हैं। गर्ग साहब एक व्यापारी उद्योगपति हैं, यहाँ के करोड़ों के मालिक हैं। उनके बेटा नहीं था, ये बेटी थी जो इसकी शादी नहीं हुई थी। इस बेटी को ट्रैप किया गया, उसके साथ पहले लब जिहाद हुआ। जब लब जिहाद हो गया, जब थोड़ी दोस्ती हो गई, उसको फिर बियर बार ले जाना, डांस बार ले जाना, हुक्का बार ले जाना, ऐसे ऐसे करके उसको ले ड्रग की भी आदत डलवा दी, ड्रग की आदत डाल दिया। तो पहले लब जिहाद किया, फिर ड्रग जिहाद किया, फिर धर्मांतरण जिहाद किया। उसको बोला पहले कन्वर्ट हो जाओ तब शादी करेंगे। वो कन्वर्ट भी हो गई, घर में नमाज पढ़ने लग गई। एक दिन गर्ग साहब, और गर्ग साहब संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं गर्ग साहब। और उसके बाद गर्ग साहब ने देखा कि अच्छे बेटी तो हमारे घर में नमाज पढ़ रही है, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर ये लड़का जो दिल्ली का रहने वाला था, फिर ये लैंड जिहाद करता है। उसको कहता है तुम एक काम करो, शादी तब करेंगे, प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। अब सोचो, अभी शादी नहीं हुई है, लब जिहाद हो गया, ड्रग जिहाद हो गया, धर्मांतरण जिहाद हो गया, चौथा जिहाद आ गया लैंड जिहाद, किसी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दो। और उसने इससे दोस्ती किया इसीलिए था क्योंकि पता था इसको कोई भाई नहीं है। और आजकल ये नहीं, सैकड़ों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। पहले धर्मांतरण का जो कराने वालों का जो टारगेट था वो ट्राइबल थे, गरीब थे, दलित थे, आदिवासी थे, थोड़ा पैसा दे के ट्राइबल कराते थे। आजकल इन धर्मांतरण कराने वाले मिशनियों जिहादियों के जो टारगेट हैं वो अग्रवाल समाज है, माहेश्वरी समाज है, वैश्य समाज है, ठीक है, जैन समाज है, मारवाड़ी समाज है, व्यापारी समाज है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है। मतलब वो ये देख रहे हैं कि भैया कौन है जो करोड़ों का मालिक है और घर में एक बेटा है या एक बेटी है। क्योंकि अगर एक बेटा है उसको अपना कन्वर्ट करा लिया, पूरी प्रॉपर्टी मिल गई। एक बेटी है, उसके साथ लब जिहाद कर दिया, पूरी प्रॉपर्टी के मालिक हो गए। और इसमें उसका छोटा भाई वकालत करता है, वो भी शामिल था, उसकी माँ भी उसकी शामिल है, उसकी बहन भी उसमें शामिल है। उस लड़के ने जिसने किया गर्ग साहब की बेटी के साथ, जो आत्महत्या कर चुकी है, फराज, उसने क्या किया कि सगाई किया तो होटल रेडिसन में किया, और होटल रेडिसन का पूरा खर्चा भी उसी बेटी से करवाया। BMW बुक करा लिया, फॉर्च्यूनर बुक करा लिया, 25 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी उसको अपने नाम के रखने पे उसने कंडीशन रख दिया। इससे परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। अब इतना सब कुछ हो गया, एक बेटी खत्म हो गई, और एक बेटी खत्म हुई इसका मतलब एक पूरी जनरेशन खत्म हो गई। वो बेटी से शादी होती, उसके 2 बच्चे होते, उसके 2 बच्चे होते, एक पूरी चेन खत्म हो गई ना, एक परिवार खत्म हो गया। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो लब जिहाद, ड्रग जिहाद, धर्मांतरण जिहाद चल रहा है, ये केवल और केवल हमें कम करने के लिए, हमें कम करने के लिए है, और हम कम हो रहे हैं। अफगानिस्तान में हम घटे तो हम काटे गए, पाकिस्तान में हम घटे तो कटे, बांग्लादेश में घटे तो कट रहे हैं। हम जहां जहां घटे वहां कटे, जब घटे तब कटे। और लगातार हम भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 9 राज्यों में खत्म हो गए, यानी 25% राज्यों में हम घट चुके हैं। 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में घट चुके हैं। 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों में घट चुके हैं। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 के 300 तहसीलें में घट चुके हैं। और घटने का मूल कारण लब जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद और जनसंख्या जिहाद। 18 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 20 बच्चे पैदा कर रहे हैं। पर्पज क्या है? हमें अपनी डेमोग्राफी बदलना है और देश पे कब्जा करना है। और उन्होंने जनसंख्या बढ़ा के अफगानिस्तान ले लिया, जनसंख्या बढ़ा के पाकिस्तान ले लिया, जनसंख्या बढ़ा के बांग्लादेश लेने वाले हैं, जनसंख्या बढ़ा के कश्मीर ले लिया। तो उनका तो टारगेट यही है कि डेमोग्राफी बदलो, और जैसे हिंदू घटेगा कटेगा भाग जाए, पलायन। आप घुसपैठ की बात कर रहे हैं, दिल्ली में बड़ा चौंकाने वाला एक आंकड़ा सामने आया है कि एक हफ्ते में ही 1600 के करीब जो हैं वो पकड़े गए हैं घुसपैठिए। और दिल्ली में वोटर्स जो लिस्ट है उसमें संख्या बढ़ जाना, क्या लगता है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? क्योंकि सरकार तो इस बात को कह रही है कि वहाँ पर बहुत घुसपैठिए हैं, और जिस तरीके से वहाँ बांग्लादेशी भी बहुत हैं, और हम देखते भी हैं। आप मेट्रो में जाइए, कहीं भी सफ़र कीजिए, आपको दिल्ली से निकलने वाले हर वाहन में मिल जाएंगे ऐसे लोग जो बाहर के होते हैं, जिनके पास फर्जी आधार कार्ड भी होगा, फर्जी वोटर कार्ड भी होगा। मेरी इस पे PIL है, और 2017 मैंने PIL फाइल किया था।
उस समय मैंने आंकड़े दे के कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि इस समय 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो 2025 चल रहा है, अब इनकी संख्या लगभग 6 करोड़ हो चुकी है, क्योंकि आना बंद हुआ नहीं है और जो यहाँ है वो जबरदस्त हर साल बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो जनसंख्या विस्फोट भी कर रहे हैं और वहां से आए अभी भी आ रहे हैं, आते जा रहे हैं। घुसपैठ का मूल कारण है घटिया कानून, घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार। अभी महाराष्ट्र पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी एक सिंडिकेट पकड़ा है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी सिंडिकेट पकड़ा है, जिसमें उन्होंने बताया कि 12 से 15 हजार रुपए का पूरा पैकेज है। उस पैकेज में घुसपैठियों को अंदर लेना, अंदर लेके उनको 4-5 डॉक्यूमेंट बनवाना। हो क्या रहा है, बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए देते हैं, अंदर आ जाते हैं। तो जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक घुसपैठ अंदर आना बंद नहीं होगी। अंदर आते हैं, 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में तहसील जाके निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, फिर जनधन खाता खोल लेते हैं और जनधन खाता खोल लेते हैं। उसके बाद सारी सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी लेते हैं, राज्य सरकार की योजनाओं का भी लाभ लेते हैं। केजरीवाल ने जो सबसे बड़ा पाप किया है, देश के साथ धोखा किया है, जो देश के साथ गद्दारी किया है, जो देशद्रोह किया है, वो उन्होंने किया है इस कोविड के टाइम में। कोविड के टाइम में जब पूरा देश बंद था तो बड़े प्लान्ड वे में आराम के साथ उन्होंने घुसपैठियों का राशन कार्ड बना दिया और घुसपैठियों का राशन कार्ड बना दिया मानवता की आड़ में कि भाई ठीक है हम सबको राशन देंगे। उसका फायदा ये हुआ कि जब एक डॉक्यूमेंट होता है तो 1 से 2 बनना आसान है। राशन कार्ड बन गया तो आधार भी बन जाएगा, जब 2 डॉक्यूमेंट बन गया तो तीसरा डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट बनाना भी आसान है, जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया तो चौथा डॉक्यूमेंट निवास प्रमाण पत्र बनाना भी आसान है, और जब 4 डॉक्यूमेंट बन गए फिर वोटर आईडी में नाम जुड़वाना भी आसान है। दिल्ली की वोटर आईडी जो बहुत तेजी के साथ बढ़ी है, वोटर्स बढ़ गए दिल्ली में, ये 100% इसमें घुसपैठियों का योगदान है। 20 लाख घुसपैठियां दिल्ली में रह रहे हैं, 20 लाख। 1.5 करोड़ टोटल वोटर हैं भारत दिल्ली में। अभी जो लेटेस्ट वोटर लिस्ट आई है, 1.5 करोड़ वोटर लिस्ट टोटल वोटर हैं दिल्ली में। 1.5 करोड़ में से मैं कह रहा हूं कम से कम 20 लाख इसमें घुसपैठी हैं बांग्लादेशी। जो पाप शीला दीक्षित जी ने 15 साल में किया था, उससे ज्यादा पाप केजरीवाल ने 10 साल में कर दिया। शीला दीक्षित जी ने भी बड़े प्लान्ड वे में विधानसभा देख देख के उन्होंने घुसपैठियों को बसाया, उनका वोट लिया और 15 साल सत्ता में रही। वही काम केजरीवाल कर रहे हैं, देख देख के कि विधानसभा में अच्छा, इस विधानसभा में 1000, इस विधानसभा में 5000, इस विधानसभा में 10,000 दे के। और आप देख लीजिए पूरा दिल्ली, यमुना जी को आप पूरा उत्तर से दक्षिण तक देख लीजिए, यमुना जी किनारे सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या बस चुके हैं। ओखला में बस गए, महिपालपुर एयरपोर्ट के पास रंगपुरी पहाड़ी देख लीजिए, पूरा घुसपैठिए बस गए। आपका नरेला बवाना पूरा घुसपैठिए बस गए। आपकी इस दिल्ली यमुना पार का एरिया देख लीजिए, पूरे घुसपैठिए बसते चले जा रहे हैं। दिल्ली में तो सबसे ज्यादा ओखला, दिल्ली में जितनी सड़कें हैं, गलियां हैं, जितने पार्क हैं देख लीजिए, वहां बसते चले जा रहे हैं। और बसाया नहीं है बल्कि उनको डॉक्यूमेंट भी बनवा के दिया है। और वो क्यों डॉक्यूमेंट बना है? क्योंकि फर्जी राशन कार्ड बनाना गंभीर अपराध नहीं है। मैंने फिर से वही कहा, आखिर अंत में बात वही आ गई घटिया कानून की। फर्जी आधार बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी राशन कार्ड बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी वोटर आईडी बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं है। तो जब तक ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को आप गंभीर अपराध नहीं घोषित करोगे और बनवाने को गंभीर अपराध घोषित, तब तक ये खेल चलता रहेगा। और 5000 घुसपैठिए गए थे, उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया था। भारत में तो 6 करोड़ आ चुके हैं। ये हमारे सांसदों विधायकों को समझना पड़ेगा कि जो वो खेल कर रहे हैं सत्ता की खातिर, वो अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और मैं एक बात कह दूं, आप लोगों से भी कह रहा हूं, आप जिन नेताओं के भरोसे आज बैठे हुए हैं, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। अगर घुसपैठ नहीं रुका, धर्मांतरण नहीं रुका, जनसंख्या विस्फोट नहीं रुका, लव जिहाद नहीं रुका, ड्रग जिहाद नहीं रुका, लैंड जिहाद नहीं रुका, तो 25 साल के बाद वही स्थिति होगी जो अफगानिस्तान में हुई थी, जो पाकिस्तान में हुई थी, जो बांग्लादेश में हो रही है, जो कश्मीर में हुई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए और कठोर कानून की मांग करिए। कठोर कानून ही आपके बच्चों को बचाएगा। जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हैं, ये 25 साल के बाद उड़ जाएंगे, अपने परिवार लेके कहीं चले जाएंगे। आप फंसेंगे, हम फंसेंगे। इसलिए कम से कम अभी जाग जाइए और अपने परिवार के साथ साथ अपनी कई पीढ़ियों के लिए जमा पूंजी भी तैयार कर लेंगे। हाँ, और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। विधायकों की बात हो रही है, नेताओं की बात हो रही है, तो पूर्व बीजेपी के विधायक हैं मध्य प्रदेश के भोपाल के सागर से हरिवंश सिंह राठौर, उनके घर से सोना बरामद होता है,
तालाब से 3 मगरमच्छ बरामद होते हैं, इंपॉर्टेंट कारें बरामद होती हैं, बेनामी संपत्ति जो है वो हाथ लगी है। और ये सब जब हुआ तो सबकी आंखें फटी रह गई कि इनके पास, क्योंकि आम आदमी के लिए तो 100 ग्राम सोना भी खरीदना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया, और 14 किलो सोना मिलना किसी के घर। देखिए राखी जी, मेरा ये मानना है कि भारत में जितना भ्रष्टाचार है, इसका 1% भ्रष्टाचार सिंगापुर में नहीं है, इसका 1% भ्रष्टाचार जापान में नहीं है। भारत तो भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, भगवान महावीर का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, स्वामी दयानंद जी का देश है। इसके बावजूद यहां इतना भ्रष्टाचार क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार करने वालों का आज तक कुछ हुआ नहीं। अगर आप जितना मुगलों ने लूटा था 500 साल में, उतना अंग्रेजों ने लूटा 200 साल में, उतना हमारी सरकारों ने लूटा 50 साल में, लेकिन किसी को फांसी हुई भ्रष्टाचारी को? 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, 50 लाख करोड़ का घोटाला हो चुका भारत में। किसी को आजीवन कारावास हुआ, किसी को फांसी हुई, कहीं कुछ हुआ। मेरा यह मानना है कि बलात्कारियों से भी खतरनाक इनके लिए कानून होना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को तो बलात्कारियों से भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार किया जाता है वो अनजाने में नहीं किया जाता, क्षणिक आवेश में नहीं किया जाता, बड़े प्लान्ड वे में किया जाता है, सोच समझ के किया जाता है। और इस भ्रष्टाचार का नतीजा यह है कि देश तो लुट ही रहा है, हमारी डेमोग्राफी बदल रही है। काला धन हवाला के कारण ही भ्रष्टाचार में धर्मांतरण हो रहा है, काला धन हवाला के कारण ही भारत में लफ्ज जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है। अभी तो जांच का विषय है कि उन्होंने जितना सारा कमाया है वो क्या क्या गलत काम किया है। स्वाभाविक सी बात है, दारू के ठेके इन्होंने दिलवाए होंगे, कुछ खनन करवाया होगा, इतना पैसा एकाएक तो आया नहीं। तो या तो इन्होंने हमारी कहते नहीं नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा है, या तो ट्रांसफर पोस्टिंग में गलत काम करवाए हैं, कुछ न कुछ तो गलत किया है ना। और जो गलत किया है उसका समाज के ऊपर असर आएगा। चाइना में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है, दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में इस पे गंभीरता के साथ चर्चा नहीं होती। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज की डेट में जो सर्वे कहता है 80% भारतीय पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, राइट? इसका मतलब उनको 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं। और जो 20% लोग पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम है, पेटीएम है, भीम है, यूपीआई है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, तो उनको जरूरत ही नहीं है। ये 100 रुपए से बड़ी नोट चल किस लिए रही है? पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, जितनी बड़ी नोट होती है उतना ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, उतना ज्यादा काला धन होता है, उतना ज्यादा हवाला होता है। इसलिए यूएस वगैरह में, अमेरिका में मैक्सिमम जो करेंसी की साइज है 100 है। पूरे यूरोप में करेंसी की मैक्सिमम साइज क्या है? 100 है। करेंसी की साइज जितनी छोटी होगी, भ्रष्टाचार उतना कम होगा, काला धन उतना कम होगा, हवाला कम होगा, अराजकता उतनी कम होगी। करेंसी की साइज जितनी छोटी होगी, अलगाववाद उतना कम होगा, कट्टरवाद कम होगा, जिहाद कम होगा, मजहबी उन्माद कम होगा। करेंसी की साइज जितनी बड़ी होगी वहां उतनी ज्यादा अराजकता होगी। जैसे हमारे यहाँ 500 के नोट है, चलो 2000 वाली तो बंद हो गई, पाकिस्तान में 5000 की भी चलती है, तो देख लीजिए वहां ज्यादा है। यूरोप में शांति, अमेरिका में शांति, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम साइज उनकी 100 है। भारत में 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दें, 25% भ्रष्टाचार तत्काल खत्म हो जाएगा। आज की डेट में हर परिवार एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड यूज करने लग गया है। 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। अगर हम 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दें, 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाए, 50% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दे और प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे, और भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बना दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, राम राज्य आ जाएगा। कोई पैसा देने पे भी नहीं लेगा, कोई सब अपने आराम से काम करते रहेंगे। इस भ्रष्टाचार का परिणाम यह है कि दबंग का हर काम हो रहा है और गरीब का कोई काम नहीं हो रहा है। वो और गरीब हो रहा है। और गरीब। भ्रष्टाचार के कारण हमारी सामाजिक समरसता टूटी हुई है। भ्रष्टाचार के कारण जो गरीब है, किसान और मजदूर, वो दुखी है। ऐसा नहीं कि उसके हिस्से का पैसा लिया जा रहा है, ऐसा भी हो रहा है कि उसको जबरदस्ती झूठे मुकदमों में लड़ा के उसकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। अब इसने पता नहीं, जिसके पास इतना पैसा निकला, हो सकता है इसने कुछ गरीबों के 150 बीघे जमीन कब्जा कर ली हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लेखपाल को पैसा दे दो, पटवारी को पैसा दे दो, तहसीलदार को पैसा दे दो, पेशकार को पैसा दे दो, किसी की जमीन पे कब्जा कर लो। ये भ्रष्टाचार हमारे लिए बहुत खतरनाक है, और ये तभी होगा जब भारत में
कहते नहीं, शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो, तभी चीजें ठीक होती हैं। दुर्भाग्यवश न हमारे शिक्षा में संस्कार है, न हमारे देश में कानून का खौफ है। अच्छा अश्वनी जी, क्या कुंभ, मेरा सवाल है, क्या कुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन पर हो रहा है? ये जो वक्फ एक्ट है, ये संविधान की धज्जियां उड़ाता है। संविधान में WAQF वक्फ शब्द है ही नहीं है, इसके बावजूद वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वक्फ एक्ट बना हुआ है। क्यों भाई, भारत में और लोग नहीं रहते क्या? केवल एक ही कम्युनिटी रहती है, उसके अलग से बोर्ड, अलग से ट्रिब्यूनल? हिंदुओं के पास हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल तो नहीं है। जैन के पास अपना जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल तो नहीं है। बौद्धों के पास अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल तो नहीं है। सिखों के पास, यहूदियों के पास, बहाइयों के पास, और पारसी, यहाँ सब लोग रहते हैं ना, उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। एक ही कम्युनिटी के लिए वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, और इतना अनलिमिटेड पावर कि जहां हाथ रख दे वही जमीन उसकी। इस्लाम जब शुरू नहीं हुआ था, उसके हजारों साल पहले से कुंभ चल रहा है। जो प्रयाग में 1 महीने का कल्पवास चलता है, कुंभ तो चलो 12 साल पे लगता है, बाकी वहां हर साल जनवरी में संक्रांति से लेके बाद में पूर्णिमा तक 1 महीने वहां लोग रहते हैं। हम लोगों के परिवार, हम लोगों के पूर्वज भी वहां हमेशा रहते हैं, 1 महीने आके वहीं रहते हैं, और अनंत काल से चल रहा है। इस्लाम के शुरू होने से हजारों साल पहले से चल रहा है, और वहां वक्फ बोर्ड करे हमारी जमीन। अभी कर्नाटक में 1200 किसानों की 1200 बीघे जमीन, बोला ये हमारी जमीन है। तमिलनाडु के एक मंदिर को बोला 1500 साल पुराना मंदिर, इस्लाम शुरू नहीं हुआ, कह रहा ये हमारा मंदिर, ये भी वक्फ जमीन पे है। कुछ दिन पहले बोला ये राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री जो संसद बनी, ये भी हमारी है। एक दिन तो बोल दिया कि जो दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ये भी हमारे वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। इसको खत्म करना चाहिए, ये कैंसर हो चुका है। हमने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, सरकार उसके लिए बदलाव लाई है। अब इतना घटिया कानून है कि इसको ठीक करने के लिए सरकार को उसमें 44 बदलाव लाने पड़े। और हम जब JPC के सामने गए तो हमने कहा 44 बदलाव से काम नहीं चलेगा, 22 बदलाव और करना पड़ेगा, कुल 66 बदलाव करना पड़ेगा। तो मैं वहां और क्या क्या बोला मैं वो तो नहीं बता सकता हूँ, प्रिविलेज का मामला है, लेकिन आपको ही बता रहा हूँ, जिस टायर में 66 छेद हो जाए ना, उसमें पंचर नहीं बनवाते, वो टायर बदल दिया जाता है। तो जिस कानून को ठीक करने में आपको 66 अमेंडमेंट लाना पड़े, या हम कहते हैं चलो 44 अमेंडमेंट लाना पड़े, तो वो कानून कितना घटिया, ऐसे खुद ही समझिए। तो बदलिए, खत्म करिए, एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाइए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाइए, एक देश एक विधान लागू करिए। क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए? या तो आप एक काम करिए, जैसे वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल है, ऐसे हिंदू बोर्ड हिंदू ट्रिब्यूनल बना दीजिए, जैन बोर्ड जैन ट्रिब्यूनल बना दीजिए, या एक सनातन बोर्ड सनातन ट्रिब्यूनल बना दीजिए, हिंदू जैन बौद्ध सिख सबका मुकदमा वहीं चलेगा। फिर वक्फ बोर्ड जैसे जा जाके कहता है ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, और उसका मुकदमा फिर वक्फ ट्रिब्यूनल में चलता है। ऐसे हिंदू भी जा जाके क्लेम करेंगे कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। सिर्फ जमीन लेने का एक तरीका, जमीन लैंड जिहाद के लिए बनाया गया। मैं कह तो रहा हूं, कांग्रेस ने 50 से ज्यादा कानून बनाए भारत को बर्बाद करने के लिए, और मैं कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस को कोसने से राजनीतिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को कोसने से देश का कोई भला नहीं होगा। देश का भला होगा जब कांग्रेस के कानून को आप खत्म करेंगे। देश का भला होगा जब आप मुगलों का गुलामी का नामो निशान मिटाएंगे। देश का भला होगा जब अंग्रेजों के सारे नियम कानून को आप खत्म करेंगे। जैसे अंग्रेजों ने एक भी नियम कानून भारत को मजबूत करने के लिए नहीं बनाया, भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए नहीं बनाया, वैसे कांग्रेस ने एक भी नियम कानून सनातन हित में नहीं बनाया, हिंदू हित में नहीं बनाया, हिंदुस्तान के हित में नहीं बनाया। तो अगर भारत को बचाना है तो आपको कांग्रेस और अंग्रेजों के और कांग्रेस के कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। बाकी मुगलों को कोसने से, अंग्रेजों को कोसने से और कांग्रेस को कोसने से देश कोई लाभ नहीं होना है। पार्टी को लाभ हो सकता है, लेकिन देश को कोई लाभ नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जिन तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी राय रखी है, इनको लेकर बड़े सवाल किए जाते हैं। धर्मांतरण को लेकर सवाल किए जाते हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर सवाल किए जाते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, झूठे मुकदमे करना, इनको लेकर भी कानून बनाया जाना चाहिए। इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे, सुनेंगे और शेयर करेंगे तो और लोग
लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। इसी के साथ साथ कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि क्या आप भी चाहते हैं कि अश्विनी उपाध्याय जी कानून मंत्री बने, क्योंकि कानून के अच्छे जानकार हैं और लगातार जो पोल्स एनएमएफ न्यूज ने किए उसमें ये सामने भी आया कि आमतौर पर जनता चाहती है कि अश्विनी उपाध्याय जी कानून मंत्री बने। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आपका कोई सवाल जो आप चाहते हैं कि अश्विनी उपाध्याय जी उसका जवाब दें, या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी हमें समय देने के लिए। नमस्कार।